आई एम राखी सिंह। स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का स्पर्श गद्यखंड का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है बड़े भाई साहब और चैप्टर के राइटर का नाम मुंशी प्रेमचंद। कोई भी स्टोरी हम पढ़ते हैं उससे पहले हम उसके राइटर के बारे में जरूर पढ़ते हैं, और जब मुंशी प्रेमचंद जैसे राइटर हो तो इन्हें हम पढ़ना कैसे भूल जाएंगे। आओ पढ़ते हैं हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखा है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। जुलाई 1880 को बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी अनेक रचनाएं हैं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं जैसे गोदान है, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। इस तरीके से इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं विभिन्न भाषाओं में लिखी हैं। उर्दू भाषा में इन्होंने नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं लिखी हैं। उर्दू में नवाब राय के नाम से, और साथ ही हिंदी में इन्होंने अपनी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखी हैं। इन दोनों पॉइंट को भी नोट करना है कि उर्दू में अपनी रचना नवाब राय के नाम से और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखी है। अब इनके काफी उपनाम भी हैं। इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है और इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। अक्टूबर 1936 को हुआ था। इस तरीके से हमने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद के बारे में। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब यानी कि मुंशी प्रेमचंद के बड़े भाई साहब। इस चैप्टर में उन्होंने अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, और इसमें सिर्फ दो पात्र हैं, एक मुंशी प्रेमचंद, एक उनके बड़े भाई। अब जब बड़े भाई थे तो बड़े भाई का काम क्या होता है? छोटे भाई पर निगरानी रखना, छोटे भाई की देखभाल करना, साथ ही उनकी पढ़ाई को देखना कि वह किस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। अब देखते हैं हम स्टोरी के बारे में। इस कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताया है। उनके बड़े भाई उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु कक्षा में 3 दर्जे आगे थे। 3 दर्जे आगे का मतलब होता है वो उनसे क्लास में 3 क्लास आगे थे। फिर लेखक स्पष्टीकरण करते हुए बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ना लेट शुरू किया था, परंतु वह अपनी बुनियाद मजबूत कर रहे थे। इधर लेखक का कहना है बुनियाद मजबूत करने का मतलब है कि वो 1 साल का काम 2 से 3 सालों में करते थे, अर्थात बड़े भाई साहब कक्षा में पास ही नहीं हो पाते थे। फिर वो उनके स्वभाव को बताते हुए कहते हैं कि उनका काम हम पर निगरानी रखना था, क्योंकि वो उनसे बड़े थे। अब बड़े थे इसलिए वो उन पर निगरानी रखने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। फिर लेखक उनके स्वभाव के बारे में और बताते हैं कि बड़े भाई साहब बड़े ही अध्ययनशील थे और पूरे समय किताबें खोले रहते थे, परंतु किताबों में अपना मन लगाए भी रहते थे और थोड़ा बहुत मन इधर उधर भी लगाए रहते थे। यानी कि मन को आराम देने के लिए वो किताबों के हाशिए पर, हाशिए का मतलब होता है किताबों में जो साइड से जगह होती है, ऊपर जगह रहती है, वहां कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों के चित्र बनाते रहते थे, और साथ ही एक ही शब्द को कई कई बार लिखते रहते थे। कई बार तो वो ऐसी रचनाएं बनाते थे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था। फिर लेखक कहते हैं कि मैं तो उनसे 5 साल छोटा भी था, इसलिए मैं कहाँ उनकी रचनाएं समझ पाता था, क्योंकि वह मुझसे दर्जे में भी आगे थे और उम्र में भी आगे थे। इस तरीके से लेखक बताते हैं कि दूसरी तरफ मैं था, जो कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और खेल का मैदान तो मुझे अपनी ओर खींचता ही रहता था। जैसे ही बड़े भाई साहब से मुझे मौका मिलता था, मैं खेल के मैदान में पहुंच जाता था, और जब खेल कर घर वापस आता था तब बड़े भाई साहब बड़े ही रौद्र रूप में होते थे। रौद्र रूप का मतलब होता है बड़े ही गुस्से में होते थे, और वह उन्हें डांटते हुए कहते थे कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस पढ़ाई के लिए तो आंखें फोड़नी पड़ती हैं और अपना खून जलाना पड़ता है। इस तरीके से वो डांटते थे, अर्थात उनका कहने का मतलब था इस पढ़ाई के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें कहीं यह पढ़ाई समझ में आती है। फिर लेखक पर डांट पड़ जाती थी तो लेखक सोचते थे कि जब इतनी ही कठिन पढ़ाई है तो मुझसे तो हो ही नहीं पाएगी। फिर लेखक यह सोचते हुए एक कठिन सा टाइम टेबल बनाते थे। उस टाइम टेबल में पढ़ने का समय पूरा होता था,
परंतु उसमें खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं होता था और थोड़ा बहुत समय आराम का होता था। अब इतना खेलने वाला बच्चा बेचारा इतना कठिन टाइम टेबल कैसे फॉलो कर सकता है? इसलिए लेखक एक भी दिन टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते थे और पुनः खेलने में व्यस्त हो जाते थे। फिर होती है सालाना परीक्षा। सालाना परीक्षा होती है, परीक्षा का परिणाम आता है। परिणाम आता है तो बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और लेखक कक्षा में अव्वल आते हैं। अव्वल का मतलब होता है कि लेखक कक्षा में फर्स्ट आते हैं। अब उनमें कितने दर्जे का अंतर रह जाता है? अब उनमें सिर्फ 2 दर्जे का अंतर रह जाता है। यानी कि पहले बड़े भाई साहब 3 क्लास आगे थे, अब वो उनसे सिर्फ 2 क्लास आगे बचते हैं। अब लेखक के मन में भी आता है कि ये हमें इतना डांटते रहते हैं, क्यों ना हम भी बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं। अब बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लेने का मतलब था कि बड़े भाई साहब को कुछ सुना डालूं, परंतु परिणाम आया था बड़े भाई साहब वैसे ही फेल हो गए थे। इसलिए बड़े भाई साहब थोड़ा सा उदास होते हैं। अब लेखक जब उन्हें उदास देखते हैं तो उन्हें अपना उदास देखकर अपना विचार बदल देते हैं कि अब बड़े भाई साहब से कुछ नहीं कहते, वो तो पहले से ही उदास हैं, और अपने खेल में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन सुबह का समय था, लेखक चुपचाप से खेलने के लिए निकल जाते हैं और पूरा समय खेल में ही गुजार देते हैं। खेल में पूरा समय गुजारने के बाद जैसे ही वो घर पर आते हैं तो लेखक के भाई का बड़ा ही रौद्र रूप होता है, अर्थात वो बड़े ही गुस्से में होते हैं और उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम परीक्षा में पास हो गई हो तो क्या तुम्हें इस चीज का घमंड आ गया है क्या? यदि तुम्हें इस चीज का घमंड है तो यह समझ लो घमंड तो आज तक किसी का नहीं चला है। इस तरीके से वो इन्हें डांटते हैं और फिर तो स्कूल का समय आ जाता है, क्योंकि सुबह खेलने के लिए गए थे, खेलने के बाद स्कूल भी जाना होता है। वो तो स्कूल का समय आ गया था, इसलिए लेखक थोड़ा बच गए थे, वरना तो उन्हें न जाने क्या क्या सुननी पड़ती। इस तरीके से वो तैयार होते हैं और स्कूल चले जाते हैं। परंतु अब लेखक थोड़ा थोड़ा मन पढ़ाई में लगाने लगते हैं। अब फिर से सालाना परीक्षा होती है, परीक्षा का परिणाम आता है, बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं, लेखक कक्षा में फिर से अव्वल आ जाते हैं। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रहता है। परीक्षा का परिणाम जैसे ही आता है तो बड़े भाई साहब रोने लगते हैं। उन्हें देखकर लेखक को भी बुरा लगता है और लेखक भी रोने लगते हैं और लेखक की अव्वल आने की खुशी आधी रह जाती है। परंतु अब लेखक मन में सोच रहे होते हैं कि जो उपदेश बड़े भाई साहब देते हैं उसी के कारण ही हम शायद दनादन पास होते जा रहे हैं। परंतु कुछ समय पश्चात अब बड़े भाई साहब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें डांटना भी कम कर देते हैं और फिर लेखक अपने मन में सोचने लगते हैं कि अब तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तो परीक्षा में पास ही हो जाऊंगा। इस तरीके से लेखक पुनः खेल में व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन शाम का समय होता है, लेखक अपने हॉस्टल से दूर मैदान में कनकौवा पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। कनकौवा का मतलब होता है जो कटी हुई पतंग आती है जिसे बच्चे खेलते हैं और खेलने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसे पकड़ने के लिए लेखक जा रहे होते हैं। वहीं उनकी मुठभेड़ उनके बड़े भाई से हो जाती है। मुठभेड़ का मतलब होता है वहीं वो अपने बड़े भाई से टकरा जाते हैं। अब वो बड़े भाई से टकरा गए, बड़े भाई एकदम गुस्से में हुए और उनका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम 8वीं कक्षा में आ गई हो और तब भी तुम ऐसे काम कर रहे हो। इस तरीके से वो उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि एक जमाने में तो 8वीं पास लोग लीडर बन जाते थे, नायब तहसीलदार बन जाते थे और साथ ही समाचार पत्र के संपादक बन जाते थे, तुम इस 8वीं कक्षा को महत्व ही नहीं दे रहे हो। इस तरीके से वो उन्हें समझाते हैं और बड़े भाई साहब अपने तजुर्बे का महत्व भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भले ही तुम मुझसे कितनी भी कक्षा आगे निकल जाओ और भले ही मैं कितनी भी कक्षा पीछे रह जाऊं, परंतु मेरा तजुर्बा तुमसे हमेशा ज्यादा ही रहेगा कि तुम दर्जे कितने भी पास करते जाओ, यानी कि हम पढ़ाई में कितने भी आगे निकलते जाएं, परंतु जो बड़े लोगों का तजुर्बा है उसकी हम बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बड़े भाई अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए भी कहते हैं कि उन्होंने भले ही कोई दर्जा पास न किया हो, अर्थात उन्होंने भले ही कोई कक्षा न पढ़ी हो और उन्होंने ये कहे कि घर में ही अपना समय बिताया है, परंतु उन्हें हमसे ज्यादा तजुर्बा है। कोई भी बीमारी हो, बीमारी से लेकर घर के सभी काम काज तक का तजुर्बा उनके अंदर होता है। इस तरीके से वह उन्हें समझाते हैं और समझाते हुए लेखक को भी समझ आता है कि हाँ, बड़े भाई साहब थोड़ा सही कह रहे हैं। इस तरीके से वह बड़े भाई साहब के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अपनी लौटा का पश्चाताप करते हैं। इतने में ही एक कनकौवा यानी कि एक पतंग उड़कर आ जाती है। बड़े भाई साहब लंबे थे तो वह उसकी डोर पकड़ लेते हैं और दोनों ही भाई खुश होते हुए हॉस्टल की ओर दौड़े चले जाते हैं। इस तरीके से कहानी यही समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।